मिस्टर अजय सर से। उन्होंने हमें बताया सीपी के बारे में। लेकिन बात ये होता है कि जब भी हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं, हमें यहाँ पे फैकल्टीज से अगर हम बात कर सके टू वे, मतलब फेस टू फेस, तो काफी अच्छा होगा। तो यहाँ के जो फैकल्टीज हैं, मैं उनकी तरफ जाती हूँ सर के पास। शाइकर सर, मतलब ऐसा कह सकते हो कि लाखों स्टूडेंट को इन्होंने पढ़ाया है। इनके पास 10 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है और काफी अच्छा इनका जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बाकी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, स्टूडेंट बहुत ही प्यार से करते हैं और सर इतना अच्छा करवाते भी हैं कि स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है। तो हम सर की तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपका मतलब कि आप इतना टाइम निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर अभी जैसे आरआरबी का एग्जाम है, आप रीजनिंग लेते हो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं और नो डाउट आप बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो आप इतने सारे स्टूडेंट्स को मतलब दे चुके हैं, उनके कैरियर में काफी आपका हाथ भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आरआरबी का जो भी एग्जाम है, प्रीलिम्स जो होने वाला है, डेट पता नहीं, अभी तक तो अनाउंस नहीं किया गया है, तो प्रीलिम्स के लिए एक स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए? ओके, तो बेसिकली डेट तो अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं 1.5 महीने हम लोग के पास टाइम है। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली टोटल 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। मैथ्स एंड रीजनिंग का मिला के आपका टोटल 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है। तो रीजनिंग का जो मेन फोकस आपका होना चाहिए, 50% जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल वाला पार्ट से, फाइन। और बाकी जो 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा बाकी अदर्स जो टॉपिक है इसके ऊपर बेस करके। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है प्रीलिम्स के लिए ना, बहुत फास्ट आपको होना पड़ेगा। इसमें हो सकता है क्वेश्चन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका स्पीड बहुत भयानक फास्ट होना चाहिए पड़ेगा, फाइन। क्योंकि ना आपको मान के चलो, इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट तो आउट ऑफ 80 75 या 72 प्लस स्कोर करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर 95 या 98% करेक्ट आंसर तुमको रीजनिंग एंड मैथ्स के सेक्शन से लाना ही है, फाइन। और प्रीलिम्स में आरआरबी में सिर्फ 2 ही सेक्शन आता है, मैथ्स एंड रीजनिंग का। इसमें इंग्लिश का सेक्शन नहीं रहता है। तो ये ज्यादातर हाई स्कोरिंग पेपर जाता है प्रीलिम्स कंपेयर टू अदर एग्जाम, फाइन। तो इसमें बेसिकली अप्रोच क्या होगा, जैसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट को हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो मेन टॉपिक है जो ज्यादा स्कोरिंग होता है, जैसे सिलोजिज्म से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, आपका डेफिनेटली इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आएगा, आपका डेफिनेटली ब्लड रिलेशन या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग होता है। और एक एडवांटेज रीजनिंग सेक्शन में ये होता है कि कोई भी जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन 3 से 5 आएगा, ना 3 से कम आता है ना 5 से ज्यादा आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन का जो सेट होता है 3 से 5, मतलब कोई भी एक चैप्टर अब बना लिया तो वहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। अभी हम सिटिंग अरेंजमेंट पजल को बाद में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई सियोरिटी नहीं है जे हम कम टाइम में ये पूरा चीज सॉल्व कर लेंगे, फाइन। अब इसमें दिक्कत क्या आएगा, जो आप एक क्वेश्चन में अटक गए तो एक क्वेश्चन बनाने में 8-10 मिनट चला जाएगा। मेरे पास इसमें कंपोजिट टाइमिंग है 40 मिनट्स का। तो मान लो एक बार एक क्वेश्चन मिस हो गया मेरा, तो बेटर लक नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन इस हिसाब से ही रखना है। तो सर ने जैसे समझाया आपको कि आरआरबी का जो आप एग्जाम दोगे, क्या दोगे, कैसे आपको पढ़ना है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में सर से ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स का पहले प्रिपरेशन करें और मेंस का बाद। क्या प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना डिफरेंस होता है कि एक स्टूडेंट मेंस भी क्लियर कर सकता है? क्या हमें प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? तो ये क्वेश्चंस हम सर से पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि वो प्रीलिम्स को लेके चलते हैं और मेंस का प्रिपरेशन नहीं करते, और इस कारण दिखता भी है कि उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं वो थोड़ा से पीछे हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन हम सर से ही पूछना चाहते हैं। तो सर ये जो क्वेश्चंस आपने सुना है, जो मैंने अभी बोल रही हूँ, तो सर आप इसमें क्या आंसर देना चाहेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ करना चाहिए या हम पहले प्रीलिम्स का तैयारी करें? मैम आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये चीज सब मतलब सब स्टूडेंट फेस करता है। कोई स्टूडेंट्स वो होता है ना जो पहली बार एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनको उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। अभी वो लोग सोचते हैं सर हम कुछ पहले पढ़ ले, तैयारी कर ले, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं बचता है। मान के चलो मैक्सिमम हमको 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। अभी दोनों का जो प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड है दोनों अलग है। प्रीलिम्स में कुछ जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो अलग होता है, मेंस में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो अलग होता है। तो प्रिपरेशन हम जब लेंगे तब दोनों लेवल्स का ही लेंगे, शुरू से एंड तक का पूरा ही। हम जो सारे क्वेश्चंस है वो प्रीलिम्स लेवल एंड मेंस लेवल
दोनों सॉल्व करेंगे इसमें। फाइन। तो बेसिकली डिफरेंस दोनों में क्या है, हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहा है। मान लो तुमको 100 क्वेश्चंस बनाना है प्रीलिम्स लेवल का, तो मान के चले प्रीलिम्स में हमको 65% मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। अभी जब हम मेंस में जाएंगे तो आउट ऑफ 200 लगभग हमको 100 भी मिल जाएगा, तो मेंस में मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या बताता है ना, हमको प्रीलिम्स में चाहिए 70% मार्क्स, मेंस में चाहिए हमको 50% मार्क्स। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें टॉपिक सेम है, कंटेंट सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो बहुत हाई होता है। तो इस हिसाब से हमको प्रिपरेशन लेना है। तो इसलिए जब भी तुम लोग कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन लोगो, इट इज नॉट फॉर आरआरबी एग्जाम, इट्स फॉर आल्सो फॉर एसबीआई एग्जाम जो अपकमिंग आने वाला है, आल्सो फॉर आईपीएस का जो भी एग्जाम पीओ या क्लर्क सामने आने वाला है, सबके लिए। तो ऐसा कभी हम कंपेयर नहीं करेंगे जो प्रीलिम्स का अभी प्रिपरेशन लेते हैं उसके बाद में मेंस पढ़ेंगे। दोनों प्रिपरेशन हमको एक साथ ही करके जाना है। फाइन। तो सर ने आपको ये बताया कि आप चाहे प्रीलिम्स पढ़ो या मेंस, आपको दोनों एक संग लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रीलिम्स करोगे फिर आप मेंस करोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ सर आपसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि बैंक के एग्जाम में और इंश्योरेंस के एग्जाम जो होते हैं, जैसे LIC हो गया या बाकी एग्जाम्स होते हैं, उन दोनों का जो ये रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग, उनमें टॉपिक क्या डिफरेंस होते हैं, या बैंक का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या वो LIC के भी एग्जाम्स को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? तो सर यही क्वेश्चन है कि LIC के एग्जाम्स में और बैंक के एग्जाम्स में दोनों में ही सब्जेक्ट होते हैं रीजनिंग के, क्या दोनों का टॉपिक सेम है या कोई कुछ डिफरेंस होते हैं थोड़े एग्जाम में? ना, दोनों का जो रीजनिंग का सिलेबस है दोनों का सेम ही है। तो एक्चुअली जो बैंकिंग फॉलो करता है वो आपका रीजनिंग हम बात कर रहे हैं, वो SBI का, IPS का, RRB का, इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी एग्जाम सारे। अभी इस बार से तो ESIC का एग्जाम ही बैंकिंग सिलेबस के ऊपर हो रहा है। तो लगभग हम बैंकिंग सिलेबस पढ़ेंगे तो हर साल में एटलीस्ट 21 से 24 एग्जाम तक दे सकते हैं जिसका सिलेबस सेम होता है। राइट। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है रेलवे सिलेबस से, हम रेलवे या SSC का बात करें तो उसमें डिफरेंस क्या होता है ना, ज्यादातर नॉन वर्बल सेक्शन रेलवे या SSC में ज्यादातर पूछा जाता है, जो चीज बैंकिंग में एकदम आते नहीं है। यही डिफरेंस है, नथिंग एल्स। अच्छा सर, मेरे को ये भी पूछना है आपसे कि सर अभी आपने बहुत सारे चीज बताए, स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन, उनको बहुत हेल्प मिलेगा। अच्छा, ये सेशन को मैं अब यहीं पे जो एंड करूंगी, तो मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशंस करेंगे या कर रहे हैं, आप उनके लिए चाहे वो बैंक का एग्जाम दे या SSC का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे कॉम्पिटिटिव, तो आप उनके लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए या कुछ ऐसा आप उनको बताइए जिससे उनको थोड़ा इंकरेज मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले कि वो किस तरह से फोकस करे अपने स्टडी को लेकर। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट लोग ज्यादा डिफिकल्ट चीज के तरफ ज्यादा चले जाते हैं। क्यों ना, हम लोग के पास अभी ओपन सोर्स स्टडी रिलेटेड चीज बहुत ज्यादा मिलता है। तो नन डिफरेंट चैनल्स जो है यूट्यूब में या कंटेंट जो भी साइट से मिलता है, तो एक्चुअली अच्छे से गाइडेंस उन लोगों को नहीं मिलता है। तो हम लोग जैसे करियर पावर में जो चीज गाइड करते हैं, हम ऑलवेज फोकस क्या करते हैं, जो ज्यादा टॉपिक स्कोरिंग होता है जिसको हम कम टाइम में बना सकते हैं, वो सारे टॉपिक तुम पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसमें हमको 25 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो 25 क्वेश्चंस पे हमको 25 मार्क्स लाना है। 1-2 मार्क्स चला गया, चलो 22, 23 आया, कोई बात नहीं, लेकिन ये 25 क्वेश्चंस हम बनाएंगे विद दिन 12 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसा मेरा प्लानिंग रहेगा। फाइन। तो हम ज्यादातर फोकस वही टॉपिक में करेंगे जो टॉपिक में कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं। फाइन, ये मेरा प्लानिंग रहेगा ऑलवेज। कोई भी एग्जाम में तुम जा रहे हो, कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल का क्वेश्चन आया तो हम पहले नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे लेकिन बाद में। पहले जो श्योर क्वेश्चन है उसको पहले बना लेंगे, देन पजल में जाएंगे। कभी भी हमको घुसना ही नहीं है। अभी इसमें तुम बोलोगे हमने तो 100 पजल बना लिया, हमने 500 पजल बना लिया, अरे बना लिया फाइन, लेकिन तुम ये बता नहीं सकते हो कि वो क्वेश्चंस एग्जाम में बैठ के हम 4 मिनट में बनाएंगे। हम लाइव में अभी तक 7000 पजल सॉल्व किए, लेकिन कभी ये बोल नहीं सकते कि ये पजल हम 4 मिनट या 3 मिनट के अंदर बना देंगे। दैट इज योर ओवर कॉन्फिडेंस। ये नहीं आना चाहिए एग्जाम में। फाइन। तो इसलिए फोकस इसी चीज में करना है जो तुम जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो सर से बहुत सारा बात हुआ है, सर ने अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के बताया। और जैसे मैंने आपको बताया कि सर नॉट इवन बैंक, SSC सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को सर करते हैं, और सर के पास 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और सही बोलोगे, CP में अगर आप बोलोगे तो नंबर 1 में भी देखोगे तो सर का ऑब्वियसली एकदम हेड पे रहते हैं। सर काफी अच्छे से समझाते हैं। तो सर को हमारे व्यूअर्स की तरफ से थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।
सो अभी हमने मित्रा सर से बात किया था, अब हम चलते हैं मैम के पास, प्रिया मैम के पास। प्रिया मैम यहाँ पे जीएस की फैकल्टी हैं, पर्टिकुलरली ये ज्योग्राफी पढ़ाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा दिक्कत होता है, खासकर एसएससी में, कि जीएस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, क्या पढ़े। तो मैम हमें ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहती हैं, तो हम मैम से पूछेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। तो पहले तो हम मैम को थैंक्स कहते हैं क्योंकि मैम इतना टाइम निकाल के बता रही हैं। तो हम मैम की तरफ चलते हैं। हेलो मैम। तो मैम हमने ये क्वेश्चन पूछना है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या कैंडिडेट जो प्रिपरेशंस करते हैं, एसएससी में एक सब्जेक्ट होता है जीएस में जियोग्राफी, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस हिसाब से लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करें उसमें? तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी का सिलेबस रहता है, मतलब जो चैप्टर्स या फिर टॉपिक हम लोग जो भी बोल रहे हैं, वो 14 से 15 टॉपिक रहता है, जिसमें से हम लोगों को सब कुछ, जैसे कि हो गया पहले सोलर सिस्टम, उसके बाद अर्थ के बारे में। अर्थ में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ में ज़्यादा कुछ हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ता है। विंड्स, बेल्ट्स है, फिर उसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन, टाइम, ये सब कुछ जो आता है ये अर्थ में कवर होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फिर टाइड्स पे, एप्स पे, फिर उसका जो टाइमिंग, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये सब के बारे में, इंडियन साइज एंड लोकेशन। अब एसएससी में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, ये सोलर सिस्टम, मतलब फिजिकली जो क्वेश्चन है ये बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडिया लोकेटेड या इंडिया में सिचुएटेड जो सब कुछ रिलेटेड जो है, इससे ज़्यादा वर्ल्ड बेसिस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सपोज समझ ले कि 100 मार्क्स का सिर्फ जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है, उसमें से 30% जो है वो वर्ल्ड बेसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 40% जो है वो ऑल ओवर इंडिया के बारे में पूछा जाता है। और जो 30% बच गया है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके सराउंडेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग अगर देखा जाए, सब कुछ हम लोग को ये जो है, हम लोग को सब कुछ करना पड़ता है। ओके तो मैम जैसे आपने बहुत अच्छे से प्रिसाइसली एकदम सिलेबस को अच्छे से बताया है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जब एसएससी के एग्जाम का प्रिपरेशंस करते हैं तो वो जीएस पे काफ़ी उनको टेंशन होता है कि कैसे स्टार्ट करें। तो आप स्टूडेंट को कोई आइडिया दे पाओगे कि कैसे वो स्टार्ट करें अपना प्रिपरेशन रिलेटेड टू जीएस, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग को देखा जाए, जीए का जो पार्ट है वो 4 सब्जेक्ट की बेसिस पे होता है और उस पर 25 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो अब क्या है कि हर समय क्वेश्चन, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि कुछ पार्ट है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें से जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन ही पूछा नहीं गया है। कुछ में ऐसा है, कुछ में हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों इक्वली पूछा जाता है और उसमें से जियोग्राफी का जो है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जियोग्राफी से ही 25 में से 13 क्वेश्चन या फिर 9 क्वेश्चन जियोग्राफी से ही पूछा गया। तो लगभग हर क्वेश्चन ही हम लोग को ठीक ठाक करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके थैंक्स मैम, आपने इतना सबको हेल्प किया। एक्चुअली स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होगा जब ये ब्लॉग्स वो देखेंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सो आपने देखा कि यहाँ पे हमने सारे फैकल्टी से बात किया, सबने अपने अपने सब्जेक्ट्स पे काफ़ी कुछ बताया। अब जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी तरफ हम जाते हैं, जो है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत डरते भी हैं इंग्लिश से, क्योंकि उनके मार्क्स नहीं आती है, ये किसी का वीक भी होता है। तो यहाँ पे हम सर से बात करेंगे और सर आपको यहाँ पे सब चीज़ बताएंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशंस करना चाहिए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी एग्जाम हो, तो आप कैसे प्रिपरेशंस करोगे, सर आपको सब चीज़ बताएंगे। तो हम सर की तरफ चलते हैं। तो हम सर की तरफ हैं और सर की तरफ सर से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंग्लिश में एसएससी और बैंक का जब स्टूडेंट एग्जाम्स देते हैं तो दोनों में ही इंग्लिश क्या कॉमन है या डिफरेंस होता है, या क्या किस हिसाब से इंसान को पढ़ना चाहिए, कैंडिडेट्स पढ़े ताकि उनका सिलेक्शन एसएससी में या बैंकिंग में हो जाए? देखो, पहला बात तो ये कि कॉमन ऐसा कुछ खास कुछ है नहीं। हर एक एग्जाम में सब्जेक्ट है वो कॉमन है, लेकिन हर एक एग्जाम में क्या है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऐसे नहीं कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ खास बात है नहीं। हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, उसको सही तरीके से तैयारी कैसे किया जाए वही हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, वैसे बैंकिंग में क्या है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, एसएससी में थोड़ा सा लैंग्वेज लूसिड रहता है, ये मेन डिफरेंस। कुछ टॉपिक ऐसा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन मेन जो डिफरेंस रहता है वो क्या पे है, क्वेश्चन पैटर्न में। ठीक है, वही जैसे कि कॉमन ग्रामर टॉपिक हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, रेटिंग कंप्रिहेंशन सब सेम है,
लेकिन क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट बन जाता है, उसको डिफरेंट तरीके से तैयारी भी करना पड़ता है। और जो लोग बचपन से वीक है, उस खुद को वीक मानते हैं, उसके लिए यही मैं सलाह दूंगा कि पढ़ने से ऐसा कुछ खास है नहीं, पढ़ने को छोड़ के सिर्फ पढ़ना है, लेकिन किस तरह से पढ़ना है, न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल करना है, ग्रामर को कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सेट कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सब हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। तो एग्ज़ाम्स भी सामने हैं, उसको ठीक ठाक से प्रिपरेशन में भी लाना है। जैसे कि RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, सब लोग देख चुके हो। CGL भी नेक्स्ट पार्ट शायद शुरू होने वाला है, प्रीलिम्स हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट बन जाता है टायर 2 में कि 200 मार्क्स का इंग्लिश आता है, 200 मार्क्स का, और टायर 3 में भी 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। और एक मेन जो पार्ट यहाँ पे हम लोग नहीं भूल सकते कि डिस्क्रिप्टिव अब ऐड हो रहा है। पहले बैंकिंग में ऐड नहीं होता, अभी डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस क्या है, ऐड हो रहा है। तो उसके लिए मार्क्स भी काउंट होता है, इंटायर मार्क्स को मिला के, मेंस में जो भी मार्क्स है एंड डिस्क्रिप्टिव में भी जो भी मार्क्स मिला है, उस सबको मिला के इंटरव्यू का मार्क्स 20% वेटेज जोड़ के उसको काउंट किया जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव इज गोना प्ले अ बिग रोल इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। ध्यान देना है, इसलिए ग्रामर को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके पढ़ना है, ट्रांसलेशंस वगैरह ये भी सीखना है, कैसे ऐसे को लिख सकते हैं हम लोग, लेटर को लिख सकते हैं, जैसे कि SSC में प्रेसीज वगैरह वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो सब तरीका होता है, क्योंकि विद इन 30 मिनट्स हम लोगों को वो सब प्रोसेस में करना पड़ता है। SSC में क्या है, पेन पेपर मोड है, लेकिन बैंकिंग में गूगल डॉक्स में लिखना पड़ता है, ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को कैसे हम लोग आसान बना सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कुछ खास तकलीफदायक चीज़ें है नहीं, सब आसान है। लेकिन ठीक तरह से पढ़ोगे तो भी आसान लगेगा, वरना क्या है वो दिक्कत देता है बहुत ज़्यादा। और इंग्लिश में क्या है, सबसे ज़्यादा स्कोर यहीं पे कर सकते हो, इंग्लिश एंड GK GS में। और रीजनिंग मैथमेटिक्स में क्या है, वो सब कैलकुलेटिव पार्ट है ना, कि लास्ट के 4 मिनट में अगर कुछ हो सका तो हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर 15 सेकंड भी बाकी आप 2-3 आंसर करके आ सकते हो, अगर नॉलेज प्रॉपर तरीके से है तो। इसलिए प्रिपरेशन करो, अगर कुछ दिक्कत हो तो कांटेक्ट करो हम लोगों से। अड्डा 24/7 के चैनल को फॉलो करो, careerpower.in में जाओ, देखो कैसे क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है। सर कैरियर पावर का अभी तक आप सारे फैकल्टी से मिल चुके हैं, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता चल गया है, लेकिन बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो है मैथ। मतलब आप कह सकते हो फादर ऑफ द सब्जेक्ट, जिसको मैथ को बोला जाता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे लोगों को बहुत डर भी लगता है और बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो मैथ्स को हम कैसे इजी बनाएं, इसके लिए हम चलते हैं अपने सर के पास। और इनके पास मैं बता दूं, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, काफी रिनाउंड फैकल्टीज है, 1 लाख से भी ऊपर इन्होंने स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाया है। काफी इनके मतलब एक अच्छा सा आप कह सकते हो, मैथ्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और साथ में सर के पास काफी एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 ईयर्स। तो हम सर के पास चलते हैं। सर गुड इवनिंग, क्योंकि काफी लेट तक हो गया वीडियोस। तो सर तो सर मेरे को ये पूछना है सर, पहले तो थैंक्स, क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के, वो भी इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ बताने वाले हैं। तो सर मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट्स है, मैथ्स हमें एज अ फ्रेंड उसको लेना चाहिए या मतलब एनिमी, क्या बोले मैथ्स को हम लोग, आप बताइए। देखिए, बात ये है कि मैथ आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मैथ को फ्रेंड बनाना चाहते हो या एनिमी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको बनाना तो फ्रेंड ही पड़ेगा, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दूर भागना चाहते हैं तो बना लीजिए एनिमी। बट बात यह है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग भी है, बट बात यह है कि हमें उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर है तो मैथ आपका बहुत अच्छा दोस्त भी होगा और वो आपको कोई भी एग्जाम में पास भी कराएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है एनिमी तो बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैथ को फ्रेंड बनाइए, आप हमेशा साथ रखिए, तो आपका सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्लियर कराने में बहुत हेल्प करेगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ्स होता नहीं है, क्लास 10 के बाद वो छोड़ देते हैं या वो नहीं पढ़ते किसी भी कारण से, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो उनको वापस पढ़ना पड़ता है मैथ। तो क्या ऐसे स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है जिन्होंने मैथ्स को काफी दिन पहले छोड़ दिया है? देखिए मैम, बात तो ये है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे क्या मैं क्या बोलूं, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो 10th के बाद मैथ करना छोड़ चुके हो, क्योंकि बहुत कोई क्या होता है मैथ से डरता है, इस चलते 10th 11th 12th में जाके साइंस नहीं लिया, या साइंस लिया भी तो मैथ नहीं लिया। बट इसीलिए इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस बनाया गया वो अप टू 10th तक ही बनाया गया है,
कि एडवांस उसके बाद जो चीज 11 12 में है या ग्रेजुएशन में है वो आपको पढ़ना ना पड़े। तो 10 तक सबको ही मैथ कभी ना कभी पढ़ा है, बस बात यह है कि बहुत दिन हो गया है, इस चलते हम लोग चीजों से दूर है। अब धीरे धीरे अगर हम लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम लोग सारे चीज कॉप अप कर लेंगे और आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मैथ्स जो होता है, जो क्वांट, वो बैंक में भी आता है और एसएससी में भी आता है, क्या सर दोनों में कुछ कॉमन है या सिलेबस एकदम भी अलग है दोनों का? देखिए, सिलेबस तो मैं एकदम अलग नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपका मैथ में ये बैंक में भी है, साथ में आपका एसएससी में भी है। जैसे अरिथमेटिक वाला जो पार्ट हो जाता है वो आपका बैंक में भी है, एसएससी में भी है। अब कुछ टॉपिक ऐसा है, जैसे अगर मैं नाम करूं इनइक्वालिटी का, जिसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से भी जानते हैं, वो हम लोग का बैंक में है, एसएससी में नहीं है। या तो अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूं, मतलब अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, ये हम लोगों का एसएससी में है बट बैंकिंग में नहीं है। तो मोरलेस ये समझ के चलिए 50% या 60% सिलेबस तो सेम ही है। मतलब अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका 50 to 60% एसएससी का भी हो गया है। और अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो आजकल बैंक में तो सवाल बहुत टफ होता है, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, बट एसएससी में उतना हाई नहीं होता है। तो मतलब बैंक वाला मैथ अगर हम लोग कर लेते हैं तो मान के चलिए एसएससी वाला तो आराम से हो जाएगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप सभी का स्वागत है करियर पावर कोलकाता में। तो काफ़ी देर से स्वाति मैम ने सभी के बारे में पूछा, सभी के क्लासेस के बारे में पूछे एंड सभी से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिए। तो अब बारी है उनकी। मैम, तो अब थोड़ा सा कुछ आपसे जान लेते हैं कि बच्चों को जीए एंड जीएस के लिए कैसे प्रिपरेशन लेना है। और स्वाति मैम, क्या हाल चाल है आपका? सब अच्छा है सर, आप बताइए। हमारा भी बढ़िया। तो आपने थोड़ी देर पहले काफ़ी सभी फैकल्टीज़ मेंबर से, सभी मैनेजमेंट टीम से अपने सभी को इंट्रोड्यूस करवाया। अब आपकी बारी है, तो आप बताइए बच्चों को जीए एंड जीएस के लिए अगर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती हैं, तो कुछ सजेशन देना चाहती हो तो बताएं, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में बच्चों को हेल्प मिल पाए। ओके, तो सर पहली बात तो है कि जीए जो होता है जनरल अवेयरनेस, और जीएस का बात करें तो वो है जनरल स्टडीज। जब कोई स्टूडेंट जीए पढ़ता है, इसका मतलब जब हम बैंक का प्रिपरेशन करते हैं तो हम जीए पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जीए का मतलब होता है कि सिर्फ उनको बैंकिंग पढ़ना है, बट बैंकिंग ही नहीं होता। जीए में आपके आते हैं जनरल स्टडीज के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जीके के क्वेश्चंस होते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होते हैं। तो जीए अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर आप बैंक का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जीए में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं अगर कुछ टॉपिक का बात करूं तो जैसे आप बोल सकते हो आरबीआई की ऐसी टॉपिक है जो हमेशा पूछी जाती है, और खासकर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे आप सबको पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी अभी सेकेंड टाइम रिलीज हो चुकी है हमारी फाइनेंशियल ईयर में, जो भी जून में, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चंस आ ही गए। तो बैंक में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि उनको पढ़ना क्या है। तो पहले आप जाके सिलेबस को देखो कि सिलेबस में क्या है और जीए क्या सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना क्या है। हम ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी में पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक टॉपिक होता है फाइनेंशियल मार्केट, जो बोला जाता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके बैंक्स में पढ़ना आपको जरूरी होता है। तो ये तो रहा जीए के बाद, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। अगर मैं जीएस में आऊं तो जीएस में एक ही सब्जेक्ट्स नहीं होते, इसमें 25 मार्क मतलब 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स होता है, जिसमें इसमें सब्जेक्ट्स आपके बहुत सारे होते हैं। जैसे पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, साइंस होते हैं, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होते हैं। तो 25 क्वेश्चंस के लिए हमें आप मान लीजिए 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, तो जीएस करना है। लेकिन मैं यही बोलूंगी, जब भी आप एसएससी के लिए पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स चाहे कोई भी एग्जाम हो आप दीजिए, लेकिन एसएससी के लिए लास्ट 10 ईयर्स का अगर पेपर है आपके पास, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। क्योंकि एक बार अगर प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे आपको इस पेपर में करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं,
इस साल हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन है, मतलब 2022 जो चल रहा है हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये हमें क्लियर हो गया कि पॉलिटी में जो प्रेसिडेंट रिलेटेड जो चैप्टर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर हम करंट अफेयर्स में अप टू डेट हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा स्टैटिक पार्ट में भी हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक ये अपने आप में ही बहुत बड़े सब्जेक्ट है। अब 25 क्वेश्चन क्या आएंगे ये आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स को अपडेट करते हो और आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चंस भी स्टैटिक पता कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जीए है और ये जीएस। तो जो आपने पूछा वो मैंने आपको कोशिश किया, ट्राई कि आपको समझ आए स्टूडेंट्स को अच्छे से। मैम काफ़ी कुछ आपने इस 3 मिनट के सेशन में बता दिया है, बाकी जान लो। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. But they wanna move like that.